नमस्कार साथियों, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मॉडल प्रश्न है। प्रीवियस ईयर का सभी प्रश्न जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद है। यह प्रश्न दोबारा हो सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो उत्तर होगा ताम्रपाषाण, जिसको इंग्लिश में चालकोलिथिक एज या कॉपर एज कहा जाता है। वह पाषाण युग यानी स्टोन एज के कालों के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर और औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण हैं। ये तीनों के अलावा ये ताम्रपाषाण नहीं आता है पाषाण युग में। देखिए, ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ हुआ है, यानी नवपाषाण जो अंतिम है उसके बाद ताम्रपाषाण आरंभ हुआ है, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा था। फिर अगला पॉइंट, लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम करें, यानी मिलान करना है। मिलान नहीं, कौन सबसे पहले आएगा उसका कालानुक्रम किया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि पहले मोहम्मद गजनवी, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की था। फिर है मोहम्मद गौरी, फिर उसके बाद आता है तीसरा चंगेज खां, फिर तीसरे में हमला करता है, फिर चौथा में तैमूर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। आगे बढ़ते हैं। अगला है औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल या कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो उत्तर होगा बंगाल में यह सबसे पहले स्थापना हुआ था। देखिए, औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल सर्वप्रथम बंगाल में जो कि स्थापना हुआ। यह बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पूर्ण व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का कौन सा राज्य पहले रूस यानी रसिया का भाग हुआ करता था? तो वह है अलास्का। देखिए, अलास्का वर्तमान में यूएसए का घटक यानी राज्य है, परंतु 1867 ईस्वी से पूर्व यह सोवियत संघ यानी जो रूस में सभी देश जो अभी अलग हो चुके हैं उन सभी को मिलाकर सोवियत संघ कहा जाता था। तो यह सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। देखिए, पूर्व में इसे रूस के स्वर्ग से संदर्भित किया जाता था, परंतु 1867 की संधि, जिसको इंग्लिश में ट्रीटी कहते हैं, ट्रीटी साइन होने के कारण यह अमेरिका को हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगला, 1925 ईस्वी में केंद्रीय विद्यालय सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल जी आपके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। देखिए, विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। तो एक और प्रश्न यहाँ से
बन जाएगा कि स्वराज पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल। देखिए विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु ऑब्जेक्ट जो पदार्थ यानी सब्सटेंस से निर्मित है उससे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है, तो उसे द्रव्य या पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। याद रखिए द्रव्य को लिक्विड भी कहा जाता है, इंग्लिश में लिक्विड भी कहा जाता है और मैटर भी। तो यह मैटर वाला द्रव्य जो पदार्थ कहा वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने मैटर नाम दिया है। आप एग्जाम में मैटर या पदार्थ अगर दोनों दिया है तो आप पदार्थ टिक करके आएंगे, अगर द्रव्य दिया है तो केवल द्रव्य टिक करके आएंगे। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिससे द्रव्यमान यानी मास होता है जिस वस्तु में, तथा जिसके अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने इंद्रियों सेंस द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे आपका लोहा हो जाएगा, कोयला, लकड़ी, कागज आदि। अगला है, इसमें सही कथन चुनना है। तो देखिए ऑप्शन ना करके मैं इससे पहले आंसर बता देता हूँ। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए है इन्वेस्टमेंट गुणक MPC, जिसको हिंदी में मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है। याद रखिएगा कि धनात्मक रूप से संबंधित होता है। निवेश गुणकों से तात्पर्य उस संख्या से है जिससे द्वारा उत्पादन या आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक हो जाती है, तो उसे MSP का गुणज यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ धनात्मक के संबंध होता है। इससे आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के बीच के अनुपात के रूप में मापा जाता है और इसे रूप में MPC के रूप में दिखाया जाता है। और बाकी के तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे, B, C and D। अगला है, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प यानी स्कल्पचर मेला भी कहा जाता है, वह कहाँ आयोजित होता है, तो आपका उत्तर होगा भारत के हरियाणा राज्य में। देखिए सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है, यह पॉइंट भी याद रखिए। फिर है फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में मनाया जाता है यह। अगला है, यह दुनिया की सबसे बड़ी शिल्प मेला है। फिर है 15 दिनों तक चलने वाला मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभ 1986 में किया गया था, 87 में। देखिए इसमें एक और पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा। यह शक्ति की इकाई नहीं है। देखिए क्या कहता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का यह मात्रक है, एनर्जी का। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत के मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे इसका संक्षिप्त रूप KWH यानी किलो पर वाट आवर होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल, जबकि जूल सेकेंड अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर भी कहा जाता है,
और वाट, ये सभी शक्ति की इकाई हैं और किलोवाट घंटा यह नहीं है। तो आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? यानी किन के एटम के जो एटम पार्टिकल होते हैं जिससे मनुष्य हर चीज़ बना होता है, तो उन किनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो उत्तर होगा ठोस। ऑप्शन डी, सॉलिड में अधिक होता है आकर्षण बल। देखिए, ठोस पदार्थ एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्ठ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृत यानी आकार, आयतन, स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। फिर ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापक और अपरूपता मापक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस के, देखिए, द्रव्य के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं के मुकाबले कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। सबसे कम होता है गैस में, गैस के अणुओं के आकर्षण बल में, फिर द्रव्य के, देन ठोस के। अगला, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के आधार पर केंद्रित है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुवंशिकी, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। तो अनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। वंशाणुकी के जनक जॉन मेंडल हैं। जैसे जॉन मेंडल पढ़ाया जाता है, 10th के बुक में होगा, 12th के भी बुक में होगा और 8 के की बायोलॉजी के बुक में होगा। ये देखिए, वंशाणुकी यानी जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो दर पीढ़ी दर माता पिता से उनकी संतानों में संचित यानी मिलता है। फिर जीवों के मूल गुणों का संवरण आनुवंशिकता कहते हैं। यानी जो जीवों के मूल गुण होते हैं, संवरण वांशिकता होता है, जो माता पिता से हम अडॉप्ट किए होते हैं, उनके गुण हमें दिखते हैं, उन्हें हम आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता से समान होते हैं। अगला है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सेंटर कहा जाता है? तो उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर के नर्वस सेंटर कहा जाता है। देखिए, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सेंटर कहा जाता है, तो अभी पढ़ा। फिर यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट और डिवाइसेस, प्रोसेस इत्यादि के सारे गतिविधियां के बीच तालमेल बैठाता है कंट्रोल यूनिट। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, इससे प्रश्न बनता है, पूछेगा प्रश्न में एग्जाम में कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। और कंट्रोल यूनिट के बारे में अभी देखिए, ये पढ़ा, जो सारे के सारे यह भागों को कंट्रोल करता है, गतिविधियों को तालमेल बैठाता है। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है। यह प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला है जो उससे होने वाली ऊर्जा प्रहार से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गया है, जिसमें आपको गलत कथन चुनना है। देखिए, खाद्य श्रृंखला से और उससे होने वाली प्रवाह संबंधित कथन से। तो देखिए, डायरेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह कथन गलत है। बाकी ए, बी और डी तीनों सही हैं। देखिए, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं हैं वे उपभोक्ता होते हैं। यानी अगर कोई भी जीव अगर उत्पादक नहीं है तो वह उपभोक्ता होते हैं, यह सही है।
एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, यह भी सही है। फिर है ऑप्शन सी, जीव पोषी स्तर जितना निम्न होता है उनमें उतना ही कम ऊर्जा होती है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। जीव पोषी स्तर जितना निम्न होता है उतना कम ऊर्जा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। तो यह उत्तर गलत होगा और क्वेश्चन के हिसाब से सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी बता दूं, खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखला शामिल होते हैं, तो हाँ 2 से अधिक शामिल होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह होती है, तो उसका स्तर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक स्तर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। तो विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह, देखिए उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है, यह आपका सही उत्तर होगा। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा जाता है। जैसे अगर आप पहले स्तर को खाएंगे तो वो 100% होगा, लेकिन उसके जो खाएगा उसमें 10% उसकी ऊर्जा जाएगी। यह फूड चेन का प्रश्न है। देखिए यहाँ 10% रूल भी, लिंडेमान का 10% रूल यही कहता है कि अगर फूड चेन के माध्यम से आप किसी चीज़ को खाते हैं तो उस चीज़ का आप में 10% का एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। इसी कारण ऊर्जा प्रवाह एकादशीय होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर एक पेरिफेरल नहीं माना जाता? उत्तर होगा ऑप्शन डी, हार्ड ड्राइव या पेरिफेरल नहीं माना जाता आमतौर पर। देखिए हार्ड ड्राइव HDD कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप में लिख पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर किए होते हैं। अगला है, कोशिकाओं यानी सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइटोलॉजी। देखिए कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम और एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। यह ऑप्शन ए में सीरोलॉजी है। यह सीरम के और जो शरीर के तरल पदार्थ से अध्ययन होता है उन सब का सीरोलॉजी कहता है, और सेल का साइटोलॉजी। देखिए और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है, रोगों को पहचान और निदान विवेचना के अध्ययन को ईटोलॉजी कहा जाता है। ईटोलॉजी याद रखिएगा इसमें से, और प्रश्न बनेगा, कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है कि साइटोप्लाज्म किसे कहा जाता है? तो ये रहा आपका उत्तर कि कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर बाकी सभी पार्ट कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। अगला है, यह रवेदार जेलीनुमा तथा अर्ध तरल पदार्थ है, यानी आधा ही तरल, पूरे तरह तरल नहीं होता, आधा तरल होता है। यह कोशिका के 70% रचना भाग की रचना करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। अगला, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही जो होगा आपका ऑप्शन सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं ठोस के कण। और गलत बाकी ए, बी और डी तीनों गलत हैं और सी सही होगा। देखिए, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वे कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, जैसे यानी टकराव उनके कणों के बीच।
वो ठोस कहलाते हैं। और अर्थात प्रत्येक ठोस अवयनिक गुणों से मिलकर बना होता है। यह अवयवी कण या अणु, परमाणु या आयन होते हैं। तो अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं कुछ भी ठोस चीज़। देखिए लक्षण पहला ठोस का कि ठोस अंशपिंडीय एवं कठोर होता है, जैसे पत्थर ले लीजिए एग्जाम्पल में, तथा इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है एयर के तुलना में या फिर लिक्विड की तुलना में। इनका घनत्व गैस तथा द्रव्य की तुलना में अधिक होता है। अभी बोला इनका घनत्व, जो कणों का घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है, तुलना किया गया है गैस और द्रव्य से। अगला पॉइंट है ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं इनका गलनांक प्राय अधिक होता है। यानी जो ठोस होता है इनको अगर आप गलाना चाहें तो बहुत अधिक मात्रा में हीट देना पड़ता तब जाके गलते हैं। इनका गलनांक जैसे लिक्विड से अधिक होता है और एयर से भी। अगला प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए वोल्ट। प्रेरित विभवांतर, देखिए प्रेरित विभवांतर एसआई इकाई वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में अंतर होता है, ऐसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा त्यौहार आंध्रा में खासकर उगदी के रूप में मनाया जाता है। देखिए गुड़ी पड़वा वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। जैसे हम लोग चैत्र मास वाला त्यौहार मनाते हैं इधर नॉर्थ इंडिया में, उधर साउथ में जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य में उदगी मनाते हैं। यह इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है और उसे उगदी नाम दिया गया है आंध्रा में। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा उगदी नाम से जाना जाता है और यह हिंदू नववर्ष के आरंभ के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न घुमा कर भी दिया जा सकता है। अगला है प्रत्याशित समग्र मांग यानी एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न बहुत कम पूछता है लेकिन पूछा था तो प्रश्न ले आया। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी सी प्लस आई प्लस सी वाई, जो कि सी के ऊपर में वो ब्रैकेट रहता है और आई के भी ऊपर में। अगला बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया यानी दिया गया। देखिए बेल्जियम के खगोलीय पादरी जॉर्ज लेमेत्रे 1927 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। मैंने यहाँ बिग बैंग बोला तो अधिकतर को नहीं पता होगा, तो यह ब्रह्मांड के संदर्भ में सिद्धांत दिया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब पूर्व यानी पहले हुआ और विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादित एडविन हब्बल थे। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी संविधान की नम्यता न होना, यह गलत है। संविधान की एकात्मक विशेषता में जैसे
अखिल भारतीय सेवाएं यह तो सही है, जैसे आईएएस वगैरह यूपीएससी का चयन होता है, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वह अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और प्रतिनिधित्व की असमानता, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता, एकात्मक विशेषता है। और सशक्त केंद्र, देखिए भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता कुछ इस प्रकार है। पहला, और भी है लेकिन ये देखिए 7 महत्वपूर्ण, इसमें पहला है अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं, और इसी के तहत तहसीलदार डीएम वगैरह चुना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अगला है प्रतिनिधित्व की असमानता, यह फिर है तीसरा सशक्त केंद्र। और चौथा है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, यह अनुच्छेद 115 में है। फिर है पांचवा राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, यह अनुच्छेद 249 में है। और है आपातकाल पर प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और 7वां है भारत का संविधान न तो लचीला यानी नम्य है और न ही कठोर अनम्य है, बल्कि यह दोनों का मिलजुल यानी मिलाप है, ना तो पूरा लचीला है और ना ही कठोर है। तो आपका ये ऑप्शन डी संविधान की नम्यता न होना यह गलत है, यानी लचीला ना होना यह गलत है। अगला, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए फारस। फारस ईरान का प्राचीन नाम है। देखिए किस प्रकार पड़ा, यह 1935 तक फारस नाम तक जाना जाता था। ईरान जम्बू द्वीप यानी एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है तथा यह क्षेत्र शिया बहुल है, यानी शिया मुस्लिम ज़्यादा यहाँ निवास करते हैं। ईरान की सीमा 7 देशों में मिलती है, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और तुर्की देश हैं। ईरान की नई मुद्रा तोमान है। मुद्रा याद रखिएगा, अधिकतर देशों का पूछता है एग्ज़ाम में, खासकर एमटीएस में। अगला, भारत के पूर्व तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने 1611 में अपना कारखाना खोला? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी तूतीकोरिन जो कि यह मसूलीपट्टनम में है। यह पूर्वी तट पर पहला कारखाना खोला। देखिए गलत बोला, तूतीकोरिन गलत होगा, मसूलीपट्टनम यहाँ गलत टिक लगा दिया था, माफ़ करना। मसूलीपट्टनम आपका सही उत्तर होगा, पूर्वी तट पर। भारत के पूर्व तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना खोला। और यह उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन पुर्तगालियों का था। तो यूरोपीय शक्ति में पूछेगा कि सबसे पहले आगमन किनका हुआ था, तो पुर्तगालियों का। अगला, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी मिल मक्काला किस भाषा में लिखी थी? तो उत्तर होगा अरबी भाषा में। अधिकतर बच्चे फारसी उत्तर मार देते हैं, लेकिन गलत होगा, अरबी भाषा में लिखा गया था किताब उल हिंद। देखिए किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक अल ब्रूनी है। यह अरबी भाषा में लिखा गया। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह पूछा जाता है एग्जाम में। अल ब्रूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा और गीत एवं पुराणों का अध्ययन किया। अल ब्रूनी गीता से प्रभावित था। यह कहा जाता है, ये कह सकते हैं कि अल ब्रूनी गीता से प्रभावित है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह गीता को सही अनुवाद किया हो, अपने तरीके से कुछ गलत भी छाप सकता है। हो सके तो आप हिंदी में ही पढ़िएगा। अगला, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी
भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका की शिलाश्रय प्रचलित है। देखिए, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिला में यह अवस्थित है, यानी जो अब पड़ता है। देखिए, यह मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से, और यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है। यानी पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण जो आता है उसमें मध्य पाषाण युग की चित्रकारी है इनमें। किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के चित्र मिले हैं। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, भीमबेटका में। और यह भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश के प्रांत रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। प्रश्न बनेगा कि यह कौन से काल का है, तो पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है, पुरास्थल है, जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, और वहाँ पे जो चित्रकारी है वह पाषाणकालीन है। अगला, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, अल बिरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई है। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 का दूसरा शिफ्ट का है। अगला, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? समुद्री यानी भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज। उत्तर होगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की, जो एक पुर्तगाली नाविक था। यह अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपकडाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। यहाँ के स्थानीय शासक, जिसका पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसी ने उसका स्वागत किया था। अगला है, बांग्लादेश को अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 मार्च को। देखिए, बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस 26 मार्च को इसलिए मनाता है क्योंकि 26 मार्च 1971 को यह पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा की गई कर दिया, और इसमें भारत इसका मदद किया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसदीय सरकार है। राजतंत्र बिल्कुल नहीं है, संप्रदायवादी भी नहीं है, अल्पतंत्र या भी नहीं है। यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2022 का है। देखिए, भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है, जिसका संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है, यानी लोगों के द्वारा चुन कर बनाने वाला सरकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे को परस्पर संबंधित होते हैं। अगला है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है, इसे याद रखिएगा। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित है, जिसमें महाविस्फोटक या बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। प्रश्न बनता है कि बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? तो यह ब्रह्मांड की वायु से ईयर यानी
कितना आयु है उसका, उससे रिलेटेड है। इस मत का प्रतिपादन प्रसिद्ध खगोलीय पादरी एबे जॉर्ज लेमेत्रे जो बेल्जियम का था, उसी ने 1960 से 1970 में किया था। यह भी महत्वपूर्ण लाइन है, पूछेगा किसने प्रतिपादित किया बिग बैंग थ्योरी, तो उत्तर होगा जॉर्ज लेमेत्रे, एबे जॉर्ज लेमेत्रे। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ जिसमें पदार्थों का बिखराव यानी अलग अलग होना हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूह में विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों को निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे बन गए, यानी असंख्य पिंडे, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी प्रक्रिया के ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए। नासा की नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष हुई है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोनोमिक यानी समष्टिक अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपभोग फलन यानी कंजप्शन फंक्शन कुल उपभोग और किसके बीच संबंध वर्णन करता है, तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच संबंध रखता है कंजप्शन फंक्शन। देखिए किस प्रकार माइक्रोनोमिक्स में अर्थव्यवस्था के समग्र रूप का अध्ययन किया जाता है। इसके विश्लेषण में उपभोग फलन, कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच संबंध वर्णन किया करता है। सकल राष्ट्रीय आय को सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। देखिए यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का है, दूसरा शिफ्ट का। अगला, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है, तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, जापान वर्ष का सोगात्सु नव वर्ष त्यौहार है। यह रेलवे एनटीपीसी का प्रश्न है जिसे टीटी बनते हैं, टिकट चेकर। देखिए सोगात्सु जिसे ओसोगत्सु भी कहा जाता है, 1 से 3 जनवरी को जापान में मनाए जाने वाला नववर्ष त्यौहार है। यह त्यौहार नए कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करता है। अगला, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है, यानी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओम इंटू मीटर। यह प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट है। ओम मीटर डायरेक्ट बोलना यानी बीच में डॉट यानी मल्टीप्लाई होगा जब उसका निकाला जाएगा सॉल्यूशन। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को अवरुद्ध यानी रोकने की क्षमता उस पदार्थ की प्रतिरोध कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। अगला, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, तो दोस्तों पदार्थ की अवस्था अब तक बच्चों बहुत गलती करके आते हैं, 3 उत्तर मार कर चले आते हैं, लेकिन यह गलत होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5। अब तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की अवस्था तय की गई है। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 का है। देखिए कौन कौन सी तय की गई है। ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, और अगला 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए पदार्थ ब्रह्मांड की विषय वस्तु है।
प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा इसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। और वैज्ञानिकों द्वारा इसे 5 अवस्था तय की गई है इसकी। अगला है विटीकल्चर क्या है। तो दोस्तों विटीकल्चर अंगूर की खेती, ऑप्शन सी, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। देखिए सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। देखिए एक प्रश्न से 2 और प्रश्न बन गए। इसमें पूछेगा कि फ्लोरीकल्चर किसे कहते हैं, तो फूलों की खेती को, और ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती को, और विटीकल्चर अंगूरों की खेती को। अगला है निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कंपाइलर, यह कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। बाकी प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। यह रेलवे एनटीपीसी 2017 का प्रश्न है। देखिए कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंपाइलर जो कि एक सॉफ्टवेयर है, तो इसे हार्डवेयर नहीं कहते हैं, यानी हार्डवेयर में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन के ऊपर नीचे हो गया है तो ज़्यादा सोचिएगा नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। फसल की खेती को एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो मानव निर्मित है। फसल की खेती एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है, जबकि वन, तालाब, झील प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो मानव पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक तंत्र यही है कि फसल की खेती एक जो मानव उसमें मेहनत करता है, उसे उगाने में जो भी पानी देना, हल चलाना, वह मानव कृत्रिम है, मानव पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जानवर और अन्य जीव उसके साथ मौसम व परिदृश्य जीवन बनाने के काम करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि सभ्यता के प्राकृतिक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। पहले पुरापाषाण काल आता है, फिर मध्य पाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल, और बाकी तीनों गलत हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। तो आपको प्रश्न बनेगा, दे देगा कि पाषाण काल किसे कहते हैं, और लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन टिक करना होगा। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, जो कि यह है आपका ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। देखिए प्राचीन इतिहास, पहले प्रागैतिहासिक काल का लक्षण, जिसमें लिखित लक्षण पहचानना, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है प्रागैतिहासिक काल का, और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होता है। पुरातात्विक यानी पहले के हड्डियाँ जो भी पुरातात्विक हो, और उदाहरण पाषाण काल है। और इतिहास के लिए आदि ऐतिहासिक काल लक्षण भी देखा जाता है, जिसका मुख्य साक्ष्य है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध मिलता है, और लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय होता है, और उदाहरण समेत सभ्यता होता है। और तीसरा देखें ऐतिहासिक काल के लक्षण, तो आपको मिलेगा कि
तात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निरादर किया जाता है। यह तीनों प्राचीन भारत का इतिहास इन तीनों से पता लगाया जाता है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में 3 काल आ जाते हैं, कब से कब अवधि खासकर एमटीएस में पूछता है। तो पूरा पाषाण काल का अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल के 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल का। और नव पाषाण काल का आपका हो जाएगा 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। अगला है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल बरूनी। उज्बेकिस्तान का यह यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मोरक्को से भारत आया था। देखिए, एक और प्रश्न बना कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान मोरक्को से भारत आया था। देखिए, रेहला इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो प्रश्न आता है कि रेहला किसके द्वारा रचयिता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए इब्न बतूता। अगला है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने, जैसे वास्को डी गामा। पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को यह समुद्री मार्ग की खोज थी। बच्चों में अति कन्फ्यूजन होता है कि भारत की खोज किसने किया था, तो वह प्रश्न गलत बनता है। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था बनता है, तो उसका उत्तर होगा वास्को डी गामा, और ईयर 1498 में खोज किया था। यह अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज में कोलंबस ने 1992 में किया था। 1942 में अमेरिका का समुद्री मार्ग का खोज। तो प्रश्न बनता है, देखिए, 2 ही से पूछेगा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज और दूसरा अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अमेरिका का कोलंबस है, भारत का वास्को डी गामा। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह लाइन बिल्कुल ही गलत है, जबकि तीनों लाइन देखा जाए तो 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है, और वो सबसे प्रचलित है उस समय के मंगल पांडे जी, आपको कारण भी याद होना चाहिए। और दूसरा है बी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। तो यह सही है, 1931 में फांसी दी गई थी। यह एक लाइन याद कीजिएगा, फांसी कब दी गई थी, तो 1931 में। और देखिए, ऑप्शन सी है, साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा। ये भी याद रखिएगा, साइमन कमीशन कब बॉम्बे पहुंचा, तो 1928 में। अब यहाँ देख लेते हैं, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति था, जो वर्ष 1971 में पाकिस्तानी तानाशाही शासकों के विरुद्ध उसने आंदोलन चलाया था। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उनका जन्म विभाजित भारत के तुंगीपारा गांव में हुआ। बांग्लादेश के लोगों के मध्य में बंगबंधु यानी बंगाल का मित्र नाम से विख्यात है। तो प्रश्न बनेगा कि बंगाल का मित्र यानी बंगबंधु से कौन विख्यात है? अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन डी, बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय। यह भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है। और यह प्रश्न
रेलवे ग्रुप डी 2022 का है। देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य एवं स्थानीय शासक को कहा जाता है। बाकी दिए गए प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ये गलत है, केवल एक ही थोड़ी नहीं हो सकता है। सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अंग तो होते हैं, लेकिन यह परिणाम नहीं आता है। राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों की अधिकारी, तो यह गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला है, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिग बैंग यानी महाविस्फोटक सिद्धांत से, जिससे यह पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो प्रश्न बनता है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है या किन से संबंधित है? तो किससे संबंधित आपका ब्रह्मांड से हो जाएगा, ब्रह्मांड विस्फोटक से। और किन से? तो जॉर्ज लेमेत्रे से। अगला है, कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, असामान्य लाभ। यानी कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त यानी और अलग से व्यावसायिक फर्म में अर्जित जो लाभ मिलता है वह असामान्य लाभ होता है। अगला, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, फसल। यह यहाँ पे बीच में ब्लैंक नहीं दिया है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। तो पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी फसल के लिए अच्छे फसल के लिए भगवान को धन्यवाद में बैसाखी का त्यौहार बैसाखी के रूप में मनाते हैं। और देखिए, अप्रैल के महीने में बैसाख की प्रथम तिथि को बैसाखी पर्व मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का नींव 1699 में रखने की याद में मनाया जाता है। शीतकालीन फसल कटने की खुशी में व्यक्त की जाती है। इसे जुलूस निकालने की प्रथा भी है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का राशि यानी यूनिट होता है मात्रक वोल्ट एम्पियर। और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी का है। देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रभावी धारा के अनुरूप से चालक का प्रतिरोध करते हैं। विभवांतर यानी रोकना, जो परिवाही धारा है उसको, तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को परिभाषित के लिए फॉर्मूला आता है R=V/I, यानी R रेजिस्टेंस हो गया, V वोल्ट हो गया, I एम्पियर यानी करंट हो गया। देखिए, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर और लगाने पर उसमें प्रवाही धारा 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, चालक का प्रतिरोध यानी R रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता है। तो V=I से काटने पर हमें रेजिस्टेंस मिलता है, वह 1 ओम कहलाता है जब 1 वोल्ट को 1 एम्पियर से काटते हैं तब। अगला है, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है, किस में? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2018 का है। पदार्थ की 3 अवस्था जैसे ठोस, द्रव्य और गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं।
गैस में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है, यानी उनके जो कण होते हैं वह बहुत दूर दूर होते हैं लिक्विड के कंपेयर में देखा जाए या ठोस के। अगला, एपिग्राफी का अभिप्राय यानी इससे किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन से एपिग्राफी संबंधित है। देखिए इसमें और 4 प्रश्न बना। ओस्टियोलॉजी या कंकालों के अध्ययन को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी, और एपिग्राफी या त्वविद्य का शिलालेखों का अध्ययन। फिर अगला है कारोग्राफी जो कि मानचित्रों का अध्ययन से है, और फिर है न्यूमिस्मेटिक यह सिक्कों के अध्ययन से है, यह महत्वपूर्ण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर। यह एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित तर्क संचालक करने में सक्षम है। देखिए इसका यह मदरबोर्ड के मध्य में लगा रहता है। इसका इस्तेमाल आजकल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बन सके। माइक्रो प्रोसेसर बनाने का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर में अंकगणित यानी मैथमेटिक्स तथा तर्क यानी लॉजिकल संबंधित जो समस्या है उनका हल निकाल पाए। और यह माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप है। यह सेमीकंडक्टर चिप होता है जिसमें सिंगल चिप पर कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं। अगला है, प्राकृतिक में विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कि हरे पौधे पत्तियां पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में लगभग 10% अवशोषित करते हैं। तो देखिए हरे पौधे पत्तियों पर उड़ने वाले सौर ऊर्जा, तो यह बिल्कुल गलत है। वह केवल 10% नहीं होता है, वह 10% कब होता है जब घास को उसके अगले वाले खाता है, उसमें ट्रांसफ़र होता है 10%। देखिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह के संबंध में विकल्प डी गलत है, क्योंकि पड़ने वाला सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा लगभग 10% ग्रहण करता है। या इसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य ऊर्जा परिवर्तित करते हैं। यह ऊर्जा भोजन के रूप में रासायनिक परिवर्तित हो जाती है, तो यह गलत है, यह उसमें नहीं होता है। प्रत्येक पोषी स्तर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है, यानी अगर एक मेंढक को सांप निकलता है तो उसमें 10% ऊर्जा, मेंढक का 10% ऊर्जा उसमें जाएगा। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।